वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत मिश्रा है। मैं आपको अपने बारे में वापस बता देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा है उनको पता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम अजीत मिश्रा है। मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ जो मुंबई महाराष्ट्र में 2014 से यहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेसर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया किस तरीके से प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में मैं आपको उसके आगे की बातें बताने वाला हूँ। पार्ट 1 में बेसिकली मैंने आपको रेडी टू मूव रीसेल ऑप्शन के बारे में बताया, जहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी रेडी होती है, आप उसको देखते हैं शॉर्ट। पार्ट 2 में उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने पिछले वीडियो में क्या किया था कि आपने प्रॉपर्टी 3-4 शॉर्टलिस्ट कर ली थी, आपने उसका प्रॉपर अच्छे से रिविजिट कर लिया था, उसके सारे माइनस पॉइंट आपने नोट कर लिया था, प्लस पॉइंट नोट कर लिया था। उसके बेसिस पे आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होते हैं, एक सेलर का एक्सपेक्टेशन भी आपने उनसे पूछा और आपने अपना एक ऑफ़र दे दिया। प्लस उनसे अब आपको 4-5 चीज़ों को रिकन्फर्म करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, प्राइस आपने एक ऑफ़र दे दिया, वो आपको बताएंगे। प्लस उनसे बोलिए कि प्राइस के साथ साथ आप मुझे इन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे भी क्लैरिटी दें। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस प्रॉपर्टी पे कितने ओनर, सिंगल ओनर है, जॉइंट ओनर है, और वो सभी ओनर अवेलेबल है कि नहीं एग्रीमेंट करने के लिए। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ओनर आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, या फिर आउट ऑफ वर्ल्ड है, वो दुनिया में है ही नहीं है। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है तो उसका ऑप्शन है, आउट ऑफ वर्ल्ड है उसका भी ऑप्शन है, हर चीज़ का ऑप्शन होता है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने ओनर हैं, कितने सेलर हैं, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए खुद आने वाले हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी पे किसी बैंक से अभी लोन है या प्रॉपर्टी लोन फ्री है। दूसरी चीज़, अगर लोन है तो किस बैंक से है, कितना अमाउंट है रफली। तीसरी चीज़ आपको ये पता लगाना है कि वो जो प्रॉपर्टी आपने फाइनल किया है, उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या उस प्रॉपर्टी का पोजीशन हो चुका है, तो उसका कार पार्किंग क्या है, कार पार्किंग का नंबर कहाँ पे, कार पार्किंग का लोकेशन क्या है, बिल्डिंग को ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, सोसाइटी बनी है कि नहीं बनी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, और अगर सोसाइटी बन चुकी है, ओसी भी है, तो ओनर को शेयर सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज़रूर चेक करें आप। और इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी के साथ आप अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को बोलिए कि मुझे आप सारी रिवर्ट दीजिए विद प्राइस। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्राइस पे बात कर लेते हैं, सब कुछ होता है, बाद में पता चलता है कि उसमें ये, उसमें वो, और वो हमारा एक इमोशन जो फ्लैट के साथ जुड़ता है, हम जिस इमोशन के साथ उस प्रॉपर्टी को नेगोशिएट करते हैं, बाद में हम नहीं ले पाते किसी वजह से, हमें को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, उसमें कुछ कमियाँ निकल जाती है पेपर वर्क वाइज, लीगली। तो सारी चीज़ों को एक साथ क्लियर करें, और सभी जितने अपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट किया सबके साथ करें, सो दैट आपको डिसाइड करने में ईजी रहेगा। हो सकता है जो प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा पसंद आई हो उसमें कुछ पेपर वर्क का इशू आ जाए, तो आपके पास एक प्लान बी होगा। अदरवाइज़ आपने प्लान ए पे फोकस किया, प्लान ए आपका कैंसिल हुआ, प्लान बी किसी और ने डन कर दिया, तो आपके यहाँ से वो निकल जाता है। तो इस तरीके से एक साथ सारे शॉर्टलिस्टेड प्रॉपर्टी पे आप काम करें, और बेस्ट जो रिजल्ट आता है फिर आप डिसाइड कर लें कि इस ऑप्शन ए का ये प्राइस है, ऑप्शन बी का ये फाइनल प्राइस है, ऑप्शन सी का ये फाइनल प्राइस है, फुल नेगोशिएशन, और आप उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर सकते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी और ओनर की तो सारी रीचेक कर ली। अब एज ए बायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब आप फर्स्ट डे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं, सेम टाइम आप अपने हाउसिंग लोन अगर लेने वाले हैं तो आप अपना हाउसिंग लोन भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी पूछता है बायर कौन है, कितने लोग लेने वाले हैं, जॉब कहाँ करते हैं, फंडिंग कैसे आने वाली है, लोन से आने वाली है या ऑन पेमेंट आने वाली है। तो ऑन पेमेंट आने वाली है तो ओनर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पैसा रेडी है, म्यूचुअल फंड में है, एफडी में है, सेविंग में है, या आप कहीं से प्रॉपर्टी किसी से पैसा लेने वाले हैं, हाउसिंग लोन लेने वाले हैं। अगर हाउसिंग लोन लेने वाले हैं तो सैंक्शन लेटर आपका है कि नहीं, बैलेंस अमाउंट आपका रेडी है कि नहीं, और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करके बाई करने वाले तो वहाँ की प्रॉपर्टी आपने सेल आउट कर दिया, प्रोसेस में है। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ओनर भी आपसे लेगा। तो एज ए बायर आपको भी फुल्ली प्रिपेयर होना होता है। अगर आप लोन से लेने वाले हैं तो फर्स्ट डे ही आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, सो दैट आप जब फाइनल लेवल पे आए और आपका सेलर आपसे पूछे कि सर आप लोन लेने वाले हैं, क्या आपका लोन सैंक्शन लेटर रेडी है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी
मेरा लोन सैंक्शन लेटर रेडी है, आई एम रेडी। अगर आप लोन नहीं लेने वाले हैं तो आपका फंडिंग रेडी होना चाहिए, जो भी हो आपका फंडिंग रेडी होना, आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है और आपका ट्रांजैक्शन स्मूथली हो भी जाता है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट की बात है कि आप फंडिंग पार्ट को रेडी रखें। अब नेगोशिएशन करने के लिए, सिंस आप जब उस एरिया में रहते हैं, 4-5 लोगों से बात करते हैं, 10-15 फ्लैट देखते हैं, 5-6 फ्लैट देखते हैं, तो आपको एक लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस दोनों पता चल जाता है। उसके हिसाब से आप प्राइस नेगोशिएट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में 1,00,000-2,00,000 रुपये प्लस माइनस होता रहता है। हो सकता है कि वहाँ का लोवेस्ट एक X हो और हाईएस्ट Y हो, लेकिन आप जो प्रॉपर्टी फाइनल करें हो सकता है वो आपको Z प्राइस पे मिले। तो प्रॉपर्टीज़ में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। देयर इज़ नो पैरामीटर लाइक MRP, नहीं ये तो इतने का ही मिलता है, इतने ही मिलना चाहिए। आप नेगोशिएट करिए वाले पे, आप छोड़ दीजिए। एक फाइनल प्राइस आने के बाद आप अपनी कोशिश करिए। आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उस प्राइस के लिए वर्थ है, अब दीजिए। लगता है ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस में 1,00,000-2,00,000 है तो ठीक है। अब ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर एक्चुअली ओवर प्राइस है, तो फिर आप उसमें इमोशन को कंट्रोल करिए और किसी एक प्रॉपर्टी को ओवर प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। एक जो मार्केट चल रहा है उसी मार्केट में ट्रांजेक्शन हम करें, नहीं तो फिर क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी प्राइस किया X प्राइस पे और आपका नेबर ने लिया किसी सस्ते प्राइस पे, आपको तकलीफ होगी। आपका नेबर अगर महंगा लेगा तो आपको खुशी होगी, चलो मैंने अच्छा डील लिया, लेकिन नेबर अगर सस्ता ले और डिफरेंस ज़्यादा हो तो आपको एक छोटी सी तकलीफ होगी कि नहीं यार मैंने ऐसा ट्रांजेक्शन क्यों किया। आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चुनिए जो आपको लगे आपसे बातों में कि प्रोफेशनल है। सेलर भी वही आप चुनिए जो आपको फर्स्ट टाइम बात करते समय लगेगा कि ही इज़ गुड पर्सन, कोऑपरेटिव पर्सन, गुड पर्सन और प्रोफेशनल। याद रखें, कभी कभी हमें क्या होता है कि हम अच्छी प्रॉपर्टी है मगर मेरा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और मेरा सेलर अच्छा नहीं है, हमें पता है, फिर भी हम डील कर लेते हैं। मत करिए सर। वो अच्छी प्रॉपर्टी आपको एक पेन के साथ आती है जो आपकी अच्छी प्रॉपर्टी की फील को ख़त्म कर देती है। मैंने 300+ केसेस किए हैं और मुझे पता है सर कि एक अच्छा प्रॉपर्टी के साथ साथ एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक अच्छा सेलर होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका जो लोन कराने वाले पर्सन है वो भी अच्छे होने चाहिए, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस सभी लोग अच्छे मिलने चाहिए, देन ओनली आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी का फील आता है। तो पेपर वर्क वगैरह आप चेक करिए, ओनर के साथ कोशिश करिए। फर्स्ट टाइम आपने कॉन्फ्रेंस कर लिया, कॉन्फ्रेंस में आपने प्राइस फाइनल कर लिया, आपको लगता है ज़्यादा ओवर प्राइस है तो फिर आप बेटिंग फिक्स करिए, बेटिंग में प्राइस फाइनल कर लीजिए। प्राइस फाइनल होने के बाद अब आपका अगला पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो मैंने पहले बताया। नंबर ऑफ़ सेलर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सेलर्स, लोन है कि नहीं प्रॉपर्टी पे, इन चीज़ों को चेक करें। उस एरिया के प्रोसेस के हिसाब से ओनर को आप बता दें कि आपको इतनी बार एग्रीमेंट के लिए आना है, सोसाइटी से NOC या बिल्डर से NOC कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बता देंगे। मीटिंग में आप एक थ्रू आउट द प्रोसेस पूरे ट्रांजेक्शन को डिस्कस कर लें। नहीं पता है तो आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को बोलिए कि वो आप लोगों को बताएं कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होगा, ट्रांजेक्शन कितने दिन में कंप्लीट होगा, सो दैट आपको पता होता है, सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और हो सके तो उसे MOU में नोट करें सारे प्रोसेस को कि डाउन पेमेंट मैंने इतना दिया, मैंने टोकन इतना दिया, मैंने लोन इतना लिया, एग्रीमेंट कब होगा, सारी चीज़ों को वहाँ पे MOU में डिस्कस करें और उसको मेंशन करें। और MOU बनाते समय जब आप टोकन देते हैं तो MOU बनाएं, MOU में सारे कंडीशंस क्लियर करें। बेसिकली MOU में क्या होता है, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU में क्या होता है कि आप बायर डिटेल, सेलर डिटेल, प्रॉपर्टी का डिटेल और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, चीज़ों को उसको आप मेंशन कर दीजिए। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख एंड अबव है तो एज़ पर गवर्नमेंट एक्ट एक TDS डिडक्ट होता है, TDS पार्ट भी उसमें डिस्कस करें, मेंशन करें। और MOU में आप जो पेमेंट करते हैं उसका रिसीट होता है, उसमें कैंसिलेशन क्लॉज भी मेंशन करें। अगर बाई एनी चांस किसी वजह से डील कैंसिल होती है, मे बी बिकॉज ऑफ बायर, मे बी बिकॉज ऑफ सेलर, मे बी बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी लीगल इशूज़, तो उस केस में जो टोकन अमाउंट दिया जा रहा है उसका क्या होगा, ये बिल्कुल डिस्कस करें। सो दैट कल को किसी वजह से अगर आप 99% तो बैकआउट नहीं होता, लेकिन अगर 1% बैकआउट होता है तो उसका भी एक सोल्यूशन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आप सेलर के साथ मिलिए और अपनी MOU को साइन कीजिए, उनको टोकन दीजिए। और इन सब चीज़ों से पहले आप मिलते हैं तो आपको एक अलग से एक वाइब आती है सेलर से मिलते ही। अगर वाइब पॉजिटिव है तो डील को करिए, अगर वाइब नेगेटिव लगता है तो आप डील को मत करिए, क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी से इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए। तो ये रहा हमारे वीडियो का पार्ट 2, जहाँ पे मैंने आपको बताया
कि प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट होने से लेकर के डील फाइनल करने तक का सफ़र कैसा होता है और कैसे होना चाहिए। एमओयू में क्या क्या चीज़ें होती है इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। कैंसिलेशन क्लॉज में क्या क्या होना चाहिए इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको आज के लिए इस वीडियो में यहीं पे आपको मैं अलविदा करता हूँ और मैं अगले वीडियो में आपको मिलूँगा कि एमओयू के बाद का प्रोसेस क्या होता है। एमओयू के बाद के प्रोसेस में एज ए बायर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है जिससे आपका ट्रांजैक्शन स्मूथली आगे बढ़े। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को बार बार देखें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ये वीडियो बहुत से लोगों के पास पहुँचे, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। और जब मैं इस अपने चैनल पे एक नया प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।